नूरपुर गांव में अजीत और शोभना नाम के दो पति पत्नी रहते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। जैसे तैसे वो अपना गुजारा कर लिया करते थे। अजीत मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी शोभना और अपना गुजारा किया करता था। एक रोज, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा मेरे लिए ग्लास पानी लेकर आना, बहुत तेज प्यास लगी है। अरे आप आ गए, आप ही का इंतजार कर रही थी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो उसके लिए पानी लेने चली जाती है। ले आज 200 रुपए के दिहाड़ी लाया हूँ, इसे अच्छे से संभाल कर रख दे। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? दाल चावल। अरे रे, फिर से मूड ऑफ कर दिया। अब सुन, आज तुझे पैसे दिए, कल इससे क्या बनाती है तू? वो बड़ा अच्छा सा पिज्जा है ना? हाँ, पिज्जा वही बना देना। लो, दिन भर बस 200 की कमाई हुई है, कल उससे भी लुटाने की बात कर रहे हो। अगर ऐसे ही आया और खाया करते रहे ना, तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों से भीख मांगना पड़ेगा। अरे बस अब ज्यादा लेक्चर मत दे और कल वही पिज्जा बना देना। सुना है कल बरसात का मौसम है, ऐसे में पिज्जा खाने में और मजा आएगा। अगले दिन बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वो कहीं काम मांगने नहीं गया। उसे तो आज अपनी पत्नी के हाथ का बना पिज्जा खाना था। अरे भाग्यवान, पिज्जा बना रही हो या नहीं? हाँ, बस थोड़ी देर रुकिए, तैयार है। पिज्जा की खुशबू कुछ ही देर में वहाँ पर महकने लगी। अरे अब ले भी आ, क्या उसकी खुशबू से ही पेट भरोगे? कुछ देर बाद शोभना अजीत के लिए पिज्जा बनाकर ले आई। जी जरा खाकर बताइए ना कि कैसे बने हैं मेरे हाथ के पिज्जा। इतना कहकर वो पिज्जा खाने लगता है। अरे अगर आप ही सारा पिज्जा खा जाएंगे तो फिर मैं क्या खाऊंगी? कितने बुरे हैं आप, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। ओ भाग्यवान, अरे तुम तो गुस्सा हो गई। लो मेरे हाथ से खाओ। अच्छा लो बाबा, मेरे हाथों से खाओ। तभी बाहर तेज बिजली कड़कने लगती है। जी आप तो जानते हैं, हम एक घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं, और अगर बारिश तेज होगी तो हमारी झोपड़ी भी टूट सकती है। हाँ भाग्यवान, तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ देर में बारिश और तेज होने लगी और अब बारिश की बूंदें उनके घर में भी टपकने लगी। अब उसके साथ अजीत भी डरने लगा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, हमारी दीवारें इतनी पक्की नहीं है। तभी तुझे कहा था कब से कि उन दीवारों की मरम्मत करवा लेता। जैसे तेरे बाप ने बना कर दिया, वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। अजीत इन सब को लेकर बाहर आ गया कि तभी अचानक से वो झोपड़ी गिर गई। उस रोज जैसे तैसे वो उस पेड़ के नीचे ही खड़े रहे। फिर अगले दिन वो दोनों जंगल से लकड़ियाँ और घास फूस लाकर अपनी झोपड़ी को दोबारा से बनाते। क्या मुसीबत है, कहीं भी काम नहीं मिल रहा। हमारी झोपड़ी टूट गई थी और झोपड़ी में रखा सारा राशन का सामान भी खराब हो चुका है। अब आप ही बताएं हम क्या खाएंगे? अरे हाँ, अब ताने देने से कोई फायदा नहीं। इसलिए कहती थी कुछ पैसे जोड़ कर रखो अपने भविष्य के लिए। तभी उसकी नजर शोभना के हाथों में पड़ी अंगूठी पर गई। ओ अच्छा, आप इस अंगूठी की बात कर रहे हैं। जब हम कल जंगल में अपनी झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जा रहे थे, तभी मेरी नजर इस अंगूठी पर पड़ी और मुझे ये अंगूठी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ये अंगूठी उठा ली। खैर ये सब छोड़िए, वैसे भी इस मामूली अंगूठी से हमारा क्या होगा? नहीं भाग्यवान, ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है। मुझे लगता है ये सोने की अंगूठी है। अगर हम इसे बेचेंगे तो हमें कुछ पैसे भी मिल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें इस अंगूठी को लेकर सुनार के पास जाना चाहिए। और फिर वो दोनों अंगूठी को लेकर एक सुनार के पास जाते हैं। जैसे ही सुनार उस अंगूठी की जांच करता है, तभी उन्हें पता चलता है कि ये अंगूठी असली है। और फिर अजीत और शोभना उस अंगूठी को पूरे 6000 में उस सुनार को बेच देते हैं और आए हुए पैसों से घर का राशन ले आते हैं। भाग्यवान, अगर कल तुम्हें वो अंगूठी ना मिलती तो शायद आज हम घर का राशन भी ना ले पाते। लेकिन ये सब कब तक चलेगा? अब मुझे लगता है हमें कुछ अलग काम करना होगा। देखो तुम पिज्जा बहुत ही अच्छा बनाती हो, क्यों ना हम गांव में पिज्जा का ठेला लगाएं? हो सकता है इस काम में हमारी कुछ आमदनी हो जाए। अरे वाह,
ये एकदम टॉप आइडिया है। अभी मैं पिज्जा बनाने की एक लिस्ट तैयार कर देती हूँ। आप ये सब सामान बाजार से ले आएगा। हम कल से ही गांव में अपना पिज्जा का ठेला लगाएंगे। फिर अगले दिन दोनों सुबह जल्दी उठकर पिज्जा बनाने के लिए उनका सामान तैयार करने लगते हैं और कुछ देर बाद वो अपनी रेडी लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। अरे आओ भाई आओ, हमारी रेडी के पास आओ और स्वादिष्ट गर्मा गर्म पिज्जा खा कर जाओ। अजीत की आवाज सुनकर एक व्यक्ति उनकी रेडी के पास आता है और उनसे कहता है, भाई कितने रुपए का दिया ये पिज्जा? भैया जी सिर्फ 20 का पिज्जा, तो बताए कितने कर दूं आपको? अभी तो मुझे केवल एक ही दे दो। अगर अच्छा लगा तो और ले लूंगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगा तो एक भी रुपए नहीं दूंगा। अरे हाँ भैया, आप हमारे यहाँ का पिज्जा एक बार खाकर तो देखिए, अगर अच्छा न लगे तो कहना। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर लगा दो मेरे लिए एक। भैया जी आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए लगाता हूँ। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। पहले ही दिन उनके सारे पिज्जा बिक जाते और उनकी अच्छी कमाई होती है। फिर अगले दिन वो और भी ज्यादा कमाई करने लगते हैं। ऐसे ही कभी गांव का सरपंच तो कभी मुखिया उसके यहाँ आने लगा। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ती गई तो अजीत का लालच भी बढ़ता गया। सुनिए, कल बाजार से पिज्जा का सामान ले आना। लेकिन इस बार अजीत बड़ा चालाक निकला। उसने सस्ता और घटिया माल पिज्जा के लिए खरीद लिया, जिससे उसके पैसे काफी बच गए। साथ ही उसने पिज्जा के रेट भी 40 रुपए कर दिया। वो सामान लेकर घर आया और अगले दिन ग्राहक को उसी का पिज्जा बनाकर बेचने लगा। शुरू के 2-4 दिन किसी ने कुछ नहीं कहा, पर एक दिन 2 दिन बाद मेरे घर एक बहुत बड़ी पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें पिज्जा का स्टॉल लगाओ। शहर से कुछ मेहमान आ रहे हैं, उन्हें खूब पसंद आएगा। जी जरूर साहब। अजीत ने पिज्जा के लिए और भी सस्ता सामान खरीद दिया, क्योंकि इस बार लोग ज्यादा थे। शबनों और अजीत ने मिलकर ढेर सारे पिज्जा तैयार कर लिए और उसके स्टॉल जमींदार के घर की पार्टी में लगा दिया। लेकिन अजीत के लालच का नतीजा ये हुआ कि पार्टी में आए मेहमान उसका पिज्जा खाकर पेट दर्द की शिकायत करने लगे, जिसके बाद जमींदार ने पुलिस को बुला लिया। नहीं नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए। लोगों के खाने में घटिया चीजों का इस्तेमाल करता तुझे शर्म नहीं आई? चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। नहीं नहीं साहब, इन्हें माफ कर दीजिए। आपको शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। अजीत फूट फूट कर रोने लगता है, जिसके बाद जमींदार को उस पर दया आ जाती है और वो उसे माफ कर देता है। लेकिन उस दिन के बाद अजीत कसम खाता है कि वो फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब वो अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी के साथ पिज्जा बेचता है। एक समय की बात है, बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपवती और बुरी मां के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासियों रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीद थे। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो। हरी भरी सब्जियां 20 रुपए किलो, सिर्फ 20 रुपए किलो। फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है। काका, और बताओ आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताओ रूपवती, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा, तो ये बात है मदन काका। अच्छा रूपवती, तुम ये बताओ टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 20 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा ऐसा करो रूपवती, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ।
इतना कहकर रूपवती मदन काका को 1 किलो टमाटर दे देती है और बदले में मदन काका से पैसे ले लेती है। रूपवती के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण रूपवती दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक हरिदास को रूपवती से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब रूपवती अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी तभी वहां कुएं का मालिक हरिदास आता है और रूपवती से कहता है, अरे रूपवती कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ हरिदास चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं यह कह रहा था रूपवती कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाली है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन हरिदास चाचा अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है। तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूंगी, आप ही बताए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता रूपवती, यह तुम्हारी दिक्कत है। तुम अपना समझो, मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर रूपवती मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति सोहन को सारी बातें बताती है। यह क्या हो गया भगवान, क्या परेशानी? अब परी, अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता ना करो, ऊपरवाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है रूपवती, तुम जाकर आराम करो, मैं हरिदास काका से मिलकर आता हूँ। यह कहकर सोहन हरिदास काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। हरिदास काका, अरे वो हरिदास काका घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई, रुको आता हूँ। अरे सोहन, तुम हो, मेरे घर कैसे आना हुआ? हरिदास काका, मुझे रूपवती ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ सोहन, यह बात सच है कि मैंने रूपवती को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया हरिदास काका? देखो सोहन, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाली है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन हरिदास काका, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता सोहन, मैंने रूपवती को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है, मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। सोहन हरिदास काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन हरिदास नहीं मानता है। फिर सोहन दुखी होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ? हरिदास काका ने क्या कहा? ना रूपवती, हरिदास काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? भाग्यवान, 500 रुपए तो लगी जाएंगे, पर हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो? क्या आप कर लेंगे? हाँ, अब कुएं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूंगा। अच्छा भाग्यवान, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। भाग्यवान, जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ जाओ, घर में जो कुछ भी है वो फटाफट लेकर आओ। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? वह दोनों बाहर निकल कर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वो मुझे दे दो बेटा। अरे सागु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, ऐसे में हम तुम्हें कहां से दान दे। सोहन की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, किसी और के घर में भिक्षा मांग कर खा लूंगा। अरे रूपवती, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या? भाग्यवान, हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है, केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचा कर रख दिए थे। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, भाग्यवान, जाओ और मेरे हिस्से का भोजन है वो जाकर बाबा को दे दो। लेकिन भाग्यवान,
अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो भाग्यवान। अगर वैसे भी अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ वो भोजन लेकर आओ। सोहन की पत्नी सोहन के अनुसार सोहन के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों सोहन और उसकी पत्नी रूपवती अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो रूपवती, देखो हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ भाग्यवान, प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। फिर सोहन कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे यह पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। सोहन बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर रूपवती से कहता है, भाग्यवान प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। क्या आप सच कह रहे हो? भाग्यवान प्रभु ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा, जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।